जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सबसे बड़ा सवाल था कि भारत का नागरिक कौन होगा। पार्टीशन के बाद लाखों लोग इधर उधर हुए। ऐसे में किसे भारत की सिटीजनशिप मिलेगी और किसे नहीं, ये तय करना काफ़ी इम्पोर्टेंट काम था और इसे किया गया पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो ये है कि सिटीजनशिप या नागरिकता होती क्या है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक मेंबरशिप की तरह है। जैसे अगर आप किसी ग्रुप की मेंबरशिप लेते हैं तो उस मेंबरशिप के साथ आपको कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ मिलेंगी। सिटीजनशिप को भी आप कुछ ऐसे ही समझ सकते हैं। जब आप किसी जगह की सिटीजनशिप लेते हैं तो आपको राइट्स और ड्यूटीज़ मिलती हैं। राइट्स जैसे कि पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का राइट, वोटिंग का राइट और कुछ फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। इसके अलावा ड्यूटीज़ भी हैं जैसे टैक्स पे करना, देश के प्रति लॉयल्टी और काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आर्टिकल 51A में लिस्टेड हैं। तो ये तो हो गया सिटीजनशिप होती क्या है। अब हम समझते हैं कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि सिटीजनशिप के कारण हमें बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए। उसके अलावा हमें स्टेट से बेसिक प्रोटेक्शन दिलवाने के लिए भी, चाहे हम देश के अंदर हों या बाहर, हमारा उस देश का सिटीज़न होना ज़रूरी है। साथ ही अगर आपको दुनिया भर में ट्रैवल, स्टडी या काम करना हो तो भी आपकी सिटीजनशिप स्टेटस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपका पासपोर्ट, आपकी लीगल आइडेंटिटी और आपका वीज़ा स्टेटस सब इसी पर बेस्ड होता है। वैसे इंडियन सिटीजनशिप का नेचर कैसा है, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो इंडिया हमें देता है सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब है कि आप चाहे किसी भी स्टेट में रहें, आपकी सिटीजनशिप एक ही होगी। सभी सिटीजन्स के पास एक जैसे राइट्स, प्रिविलेजेस और प्रोटेक्शंस होंगे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 यानी सिटीजनशिप वाला पोर्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से ज़्यादातर आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के वक्त सिटीजनशिप की बात करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस वक्त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था उस टाइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम थी हमारे सामने। पार्टीशन के कारण इंडिया में शिफ्ट हुए लोगों की सिटीजनशिप डिटरमाइन करना। तो उस टाइम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी रूल्स ले डाउन करने थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही कर दिए गए। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 5 to 11 सिटीजनशिप से डील करते हैं, जो कि साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल्स कहते क्या हैं। तो आर्टिकल 5 की बात करें, ये हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट पर हर वो इंसान जो कि इंडिया में डोमिसाइल्ड है, अगर इन 3 में से एक कंडीशन पूरी करेगा तो वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा। पहला, इंडियन टेरिटरी में पैदा होना। दूसरा, उस व्यक्ति के दोनों में से एटलीस्ट किसी एक पेरेंट का इंडियन टेरिटरी में पैदा होना। या फिर तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से 5 साल पहले वो व्यक्ति इंडियन टेरिटरी पर रह रहा हो। इन 3 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन के पूरे होने पर अगर साथ में कोई इंसान इंडिया में डोमिसाइल्ड भी है तो उसे इंडियन सिटीजन मान लिया जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि आर्टिकल 5 डोमिसाइल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है परमानेंट होम, यानी ऐसी जगह जहाँ कोई इंसान इनडेफिनिट पीरियड तक रिसाइड करने के लिए रहता है। ये रेसिडेंस से अलग है। रेसिडेंस टेम्परेरी भी हो सकता है क्योंकि वो एक प्योरली फिजिकल फैक्ट है, लेकिन डोमिसाइल में इंटेंशन होती है परमानेंटली स्टे करने की। डोमिसाइल 2 तरह की होती है। पहला, डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन। दूसरा, डोमिसाइल ऑफ चॉइस। डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि वो डोमिसाइल जो आपके बर्थ पे मिलती है आपको। ये बेसिकली आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल होता है। और डोमिसाइल ऑफ चॉइस का मतलब है कि अगर आप अपना डोमिसाइल चेंज करते हैं, बेसिकली किसी नई जगह पर जाकर बसते हैं, तो वो डोमिसाइल ऑफ चॉइस होता है। तो ये था आर्टिकल 5। ध्यान रहे
ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट पर सिटीजनशिप को गवर्न करता है। उस डेट के बाद जो भी लोग पैदा हुए हैं उनकी नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 से गवर्न होती है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 6 और 7 जो कि बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच माइग्रेशन के सिनेरियो की। आर्टिकल 6 स्पेसिफिकली बात करता है उन लोगों की जो पाकिस्तान वाले एरिया से इंडिया आए थे। उनके लिए सिटीजनशिप की कंडीशन सिंपली आर्टिकल 5 से डिटरमाइन नहीं होती। इंडियन सिटीजन्स बनने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी थीं, जैसे उस व्यक्ति का या फिर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिफाइंड इंडिया में बॉर्न होना ज़रूरी था। इसके अलावा माइग्रेशन कब हुआ है ये भी इम्पॉर्टेंट था। जैसे अगर कोई 19 जुलाई 1948 के पहले आया है और उस समय से इंडिया में ही रह रहा है तो वो इंडियन सिटीज़न माना जाएगा। लेकिन अगर कोई 19 जुलाई 1948 की डेट या उसके बाद आया है तो उसे 26 जनवरी 1950 से पहले एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही एक प्रूफ भी देना होगा कि वो अप्लाई करने के 6 मंथ्स पहले से इंडिया में रह रहे हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 7। तो ये आर्टिकल बेसिकली उन लोगों की बात करता है जो पार्टीशन के टाइम पर इंडिया से पाकिस्तान चले गए। इस आर्टिकल का बेसिक रूल ये है कि अगर कोई 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गया तो वो इंडियन सिटीज़न नहीं माना जाएगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। अगर वो बाद में रीसेटलमेंट या परमानेंट रिटर्न का ऑफिशियल परमिट लेकर वापस आते हैं तो उनके सिटीज़न बनने का चांस है। लेकिन उसके लिए उनको आर्टिकल 6 का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, यानी 6 महीने इंडिया में रहना पड़ेगा और फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और लॉ के हिसाब से माना जाएगा कि वो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया आए हैं। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 8 की। तो आर्टिकल 8 बात करता है उन लोगों को सिटीज़नशिप देने की जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट इंडिया में रहते नहीं। इसमें वो लोग कवर होते हैं जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर वो खुद इंडिया में पैदा हुए हों लेकिन वो जनरली या परमानेंटली इंडिया से बाहर रहते हों। ध्यान रहे यहाँ इंडिया का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाली डेफिनेशन से है। तो अगर ऐसा कोई इंसान बाहर रहते हुए इंडियन सिटीज़नशिप लेना चाहता हो तो वो अपनी कंट्री ऑफ रेसिडेंस में इंडिया के डिप्लोमेटिक या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव के पास एप्लीकेशन दे सकता है, जिसका फॉर्म और प्रोसेस इंडियन गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है रजिस्ट्रेशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले या बाद दोनों ही केसेस में हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद वो पर्सन एक इंडियन सिटीजन कंसिडर किया जाएगा। इसी सीरीज में नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 9। ये आर्टिकल बताता है कि बजाय इसके कि किसी को आर्टिकल 5, 6 या 8 के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप मिल रही हो, अगर उस इंसान ने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली तो वो इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल भी बाकी कई आर्टिकल्स की तरह सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट तक ही फंक्शनल था। कमेंसमेंट के बाद के टाइम के लिए हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 है, जिसमें इसी सेम प्रिंसिपल को अपनाया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 10। ये आर्टिकल एक तरह का कंटिन्यूटी क्लॉज है। ये बताता है कि एक बार जो लोग आर्टिकल 5 to 9 के अंडर सिटीजन्स बन चुके हैं वो सिटीजन बने रहेंगे। उनकी सिटीजनशिप अब्रप्टली कैंसिल नहीं की जा सकती। लेकिन पार्लियामेंट अगर चाहे तो एक अमेंडमेंट के थ्रू सिटीजनशिप लॉ को मॉडिफाई कर सकती है, जिससे लोगों की सिटीजनशिप अफेक्ट हो सकती है। इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है इब्राहिम वजीर मवद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी सिटीजन को फोर्सफुली कंट्री से रिमूव किया जाए तो वो अल्ट्रा वायर्स यानी इलीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के बाहर होगा, जब तक कि पार्लियामेंट ने आर्टिकल 11 के अंडर कोई स्पेसिफिक लॉ बनाकर उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट ना की हो। तो चलिए फिर आर्टिकल 11 को भी देख लेते हैं।
ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि पार्लियामेंट को लॉ के थ्रू सिटीजनशिप गवर्न करने के लिए ऑथराइज करता है। ये पार 7th शेड्यूल के लिस्ट 1 एंट्री 17 से भी आती है। इसी पार का यूज़ करते हुए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 पास किया था, जो कि इंडिया का मेन सिटीजनशिप लॉ है। तो ये था पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट पर सिटीजनशिप डिटरमाइन करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। आज के समय में इनमें से ज़्यादातर आर्टिकल्स बस हिस्टोरिकल रिमेन्स बन के रह गए हैं, बट फिर भी ये उस टाइम के हिसाब से लिए गए ज़रूरी मेजर्स को समझने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो बाय liking this video and subscribing to my channel.